हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है, इससे पहले आपने क्रोनोलॉजी में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल यानी हिस्ट्री में आपने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में बहुत अच्छी समझ व्याप्त की थी। आज हम लोग उससे आगे टॉपिक में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को जानेंगे। तो बहुत आसान भाषा में आज हम लोग समझने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता को। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो जो है, हम लोग स्टोरी एकदम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने खत्म की थी। कहने का तात्पर्य पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, कैसे हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। इस शब्द से, इस नाम से आज से 150 साल पहले की बात की जाए तो लोग परिचित नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य इतने मुगल हमारे यहाँ शासन करके चले गए और इसके अलावा इतनी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच सारे आकर के चले गए, लेकिन इस नाम से परिचित नहीं थे सारे लोग। यानी सबको यही लगता था कि जैसे मैंने ये चीज समझाई कि जो है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कि पहले जो स्टोन एज के बाद सबका मानना था, यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण जो ये स्टोन एज है, इसके बाद सबका मानना था कि जो मानव की सभ्यता, जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो गंगा नदी के किनारे स्टार्ट हुई है। क्योंकि गंगा नदी जो है, यहाँ से काफी जो स्रोत और साक्ष्य मिल रहे थे, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, आर्य युगीन सभ्यता, यानी ये जो सभ्यताएं थी इनसे तो यानी क्योंकि इनके बारे में कुछ साक्ष्य जो मिले, तो आज तक के इतिहासकारों का, यानी कहने का तात्पर्य 150 साल पहले तक की सभी इतिहासकारों का, यहाँ जितने लोग रहकर गए, तो सबका मानना था कि जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई है गंगा नदी के किनारे। लेकिन जो है सरप्राइज तब हो जाते हैं 150 साल पहले की बात, और पंजाब वाले जिले में, यहाँ पर सिंध और पंजाब वाला ये जो रीजन, यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पे क्योंकि अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय, 1921-22 की बात है। तो उस समय अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे इधर पंजाब वाले रीजन में रेलवे लाइन बिछानी थी। यानी बात की जाए 150 साल पहले की, तो पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाने की बात चल रही थी, यार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और पहली बार रेलवे लाइन जो है वो बिछाई भी गई कब, तो 1800 जो है 53 में। और 1853 में पहली यानी जो है रेलगाड़ी की बात की जाए कि ट्रेन चली कहाँ, तो लाहौर से कराची, यानी कहाँ से कहाँ की बात चल रही थी, लाहौर टू कराची। तो लाहौर वाला रीजन आप जानते हैं, अब पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर से कराची। तो ये यहाँ पर यानी इस पाकिस्तान वाले रीजन में लाहौर से ये हुआ कराची। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, ठीक है। अब यानी इससे 150 साल पहले की ही बात है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने की बात हो रही थी, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया, जब वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे से बहुत सारी ईंटें मिली, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ईंटों का इस्तेमाल इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में कर लिया जाए। अब मजदूर थे, उन्हें तो इस चीज की समझ नहीं कि जो है ये किस चीज के लिए, ये क्या चीज डिफाइन कर रही है इतनी सारी ईंटों का मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारी ईंटें निकाल करके, यानी यहाँ हड़प्पा जो है नगर था, और उस हड़प्पा नगर की बहुत सारी ईंटों को निकाल करके इन लोगों ने, यानी मजदूरों ने इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में यूज कर दिया, ठीक है। अभी तक भी बात, यानी यहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया चल रही है ईंटें सारी बिछाने की, यानी सारी ईंटें जो है, कई सारी ईंटें, इसीलिए हड़प्पा की कई कई नगर जो हैं वो पूरी तरह से उनकी सारी ईंटें जो है वो निकाल ली गई और वो समाप्त हो गए एक तरह से। तो उनका यूज जो है वो रेलवे ट्रैक को बिछाने में कर लिया मजदूरों ने। इसके साथ ही जब जो है एक यहीं पर जो है एक व्यक्ति, जैसे इस समय जो है, यानी ये सारी चीजों के बारे में, पुरातत्व चीजों के बारे में खोजबीन कौन करता है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जो है उस समय हेड कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हेड थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यानी बात की जाती है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उस समय हेड कौन थे, तो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो है यहीं पर फिर ये पता लगाया गया कि ये जो ईंटें मिल रही हैं एक यहीं के हड़प्पा या इसी स्थान से जो व्यक्ति रहते थे उन्होंने बताया। एक जब इनसे पूछा गया कि ये जो ईंटें हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, कितनी ईंटें, तो वहां पर जब आसपास के लोगों से पूछा गया जो वहां पर रह रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ के इस गांव के जितने भी जो है घर बने हुए हैं वो इन्हीं ईंटों से, यानी जमीन की जो है नीचे से बहुत सारी ईंटें निकलती हैं और इस गांव के जितने घर बने हैं सब इन्हीं ईंटों से निकाल कर ही लोग बना लेते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात हो रही थी कि जमीन के नीचे से ईंटें निकल रही हैं और वो भी पक्की ईंटें पूरी। और आजकल के जो भी यानी जो है वाटर प्रूफ एक तरह से कह दें तो, क्योंकि जो है ये जो ईंटें थी एक ही शेप में एक ही आकार में थी, भार भी सबका समान था। इवन जो है एक साइड की बात ना की जाए कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, जो है चन्नूदड़ो से, धौलावीरा से, ये जो मैक्सिमम साइट थी यहाँ पर जो ईंटें मिली वो एक ही शेप और साइज आकार में भार में लगभग समान थी। तो ये अनुमान लगाया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां के लोग जो हैं इस चीज से परिचित थे, यानी उन्हें जोड़ घटाना गुणा भाग भार वगैरह की सारी जानकारी थी। अब सबसे आश्चर्यजनक बात ये हो जाती है कि इससे पहले का जो भी काल हम लोगों ने देखा स्टोन एज, वहां पर मानव सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा है, सिर्फ जी पा रहा है, यानी सिर्फ कृषि से परिचित हुआ है और जो है पशुपालन से परिचित हुआ। और यहाँ की बात की जाए जस्ट उसके बाद स्टोन एज में हम लोग जब प्रवेश कर रहे हैं, स्टोन एज के बाद तो यहाँ का जब इस सिविलाइजेशन से लोग परिचित हुए 150 साल की, क्योंकि पहले जो क्रोनोलॉजी थी माइंडसेट था लोगों का तो वो थोड़ा सिनेरियो में बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि स्टोन एज में जो मनुष्य है वो चीजों से परिचित हो गया था। उसके बाद लोग जो पढ़ रहे थे वो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से लोग परिचित ही नहीं थे 150 साल पहले। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इवन आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर यानी बात की जा रही कि यानी स्टोन एज से जब वैदिक सभ्यता में परिचित थे तो लोगों का जो माइंडसेट था कि हाँ ठीक है स्टोन एज में लोग चीजों से परिचित हुए हैं, और जो आदि युगीन सभ्यता आई या वैदिक युगीन सभ्यता उसमें ग्रामीण परिवेश आप जानते हैं ग्रामीण युगीन सभ्यता थी, और उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी एकदम मतलब माइंडसेट जो था वो सेट होता चला गया कि धीरे धीरे ग्रामीण से लोग शहर में परिवर्तित होते गए और धीरे धीरे जानते चले गए। लेकिन जैसे ही इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला और ये इतनी जो है ये सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें इतना जो है ज्ञान था या इतना वैज्ञानिक युग था कि यहाँ के जो घर हैं, नगर हैं, और यानी एंशियंट में हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट साइट जो है हड़प्पा के बारे में या कहा जाए हड़प्पा सभ्यता को बहुत अहम रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर जो घर देखेंगे, मकान देखेंगे, अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे घर होते थे, क्या चीज। तो यहाँ पर जो घर वगैरह मिले, नालियां मिली, जो है चीजें जो मिली, मोहरे, मनके, हर चीज ऐसी जो थी वो ये डिफाइन कर रही थी कि यहाँ की सभ्यता बहुत ज्यादा जानकार थी। एक तरह से यहाँ पर जो है लोग लिखना भी जानते थे, और चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था स्टोन एज में, यहाँ पर लोग लिखना भी जानते थे, वैज्ञानिक युग भी था, तो काफी आश्चर्य वाली बात थी। अब बात करते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी क्या चीजें मिली जो जो जाननी बहुत जरूरी हो जाती है कि इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को क्या चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप कि हड़प्पा से लोग परिचित कब हुए, मात्र 150 साल पहले। ठीक है, अब 150 साल पहले यानी जो है हेड कौन है पुरातन सर्वेक्षण विभाग में, तो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसके अलावा जो कहा जाए जो है महानिदेशक एक तरह से यहाँ पर जॉन मार्शल थे, और उन्हीं के नेतृत्व में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो जो है एक तरह से पुरातत्व या भू सर्वेक्षण विभाग के जो लोग हैं, तो यानी भूमि के बारे में खोजबीन करते, पता लगाते, तो दो व्यक्तियों के नाम, एक तो जो है राखालदास बनर्जी, और इसके अलावा बात की जाती है तो राखालदास बनर्जी के अलावा दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने किस चीज की खोज की, हड़प्पा की। ये सारी चीजें कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, अभी इस पर भी आ रहे हैं हम लोग। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये काफी इंपॉर्टेंट साइट। ठीक है,
तो यहाँ पर बात की जाती है सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने कब, तो 1921 में, और राखालदास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, या फिर इसको सैंधव युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसके दो नाम है, यानी इसे हड़प्पा सभ्यता या सैंधव युगीन सभ्यता कहा जाता है, सैंधव युगीन सभ्यता। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके दो नाम क्यों हैं? तो पहली चीज कि हड़प्पा नामक नगर पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। ये ऐसा सबसे पहला स्थल था जहां से लोगों को इस जो है साइट्स के बारे में पता लगाना था, एक तरह से इस के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में कुछ साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए थे। पहला शहर था एक तरह से हड़प्पा। तो इस सभ्यता को चूंकि कहा जाता है जो पहली चीज मिल गई उसी के नाम पे बाद वाले नाम रख दिए गए। तो यानी कहने का तात्पर्य ये हड़प्पा पहला शहर मिला था ऐसा, तो इस सभ्यता को हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। अब ये पता चल गया कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, दूसरा नाम होता है सैंधव युगीन सभ्यता। सैंधव युगीन सभ्यता क्यों, इस सभ्यता को सैंधव युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्योंकि ये सारे साक्ष्य जो है वो सिंधु नदी के आसपास वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये सिंधु नदी जो बह रही थी और सिंधु नदी के आसपास में जितने भी साइड थे, जितने स्थान थे, तो इसी के आसपास ये सारे स्थान मिल रहे थे। और सबसे ज्यादा जो स्थान है मतलब सैंधव युगीन सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जो सबसे ज्यादा मिले वो एक तरह से सिंधु नदी के आसपास वाले रीजन में मिले, इसलिए इस सभ्यता को सैंधव युगीन सभ्यता कह दिया। ठीक है, दो नामों से परिचित क्यों पड़ा ये इससे जान गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सैंधव युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता से, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सभ्यता के नाम से। अब कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, तो कांस्य जो है, कांसे की जो इसमें जो आपको मुहरें मिलेंगी या फिर कहा जाए कांसे की मूर्ति मिली है कब, हड़प्पा सभ्यता में। सबके बारे में चर्चा होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है, एक जो है नर्तकी की मूर्ति कांसे की, और सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति की बात की जाए तो वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिली है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो कांसा जो है वो दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से। कांसा किससे, तांबा और टिन से मिलकर बनता है, तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा। तो ये तांबा और टिन से, जबकि हमारे यहाँ तांबा जो है राजस्थान से आयात किया जाता था और टिन जो है वो लगभग कहाँ से मंगाया जाता था, तो टिन जो है वो अफगानिस्तान वाले रीजन से मंगाया जाता था जो है। तो एक तरह से जो है, या फिर कह दें जो यूरोपीय यानी जो एशियन दक्षिण एशिया वाले भाग थे, ईरान वगैरह वहां से। तो यहाँ पर आप देखते थे कि यहाँ पर व्यापार भी हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता में दक्षिण से लेकर पश्चिम तक की सोना वगैरह के भी जो है साक्ष्य मिले हैं, जो कि कर्नाटक से लाए जाते थे। इसी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड पे जो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वाले में भी जो है कुछ साक्ष्य मिलते हैं, दजरा फरात नदियों के किनारे। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं सऊदी अरेबिया वाले पार्ट में। तो इसका मतलब है वहां से भी कुछ ना कुछ व्यापार होता होगा भारत में। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए जगह जगह पर यानी दूसरे देशों तक में भी कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर की यात्राएं भी करते थे। ठीक है, इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि वहां की जो है कुछ धातुएं हो गई, या यहाँ पर जैसे जो है उपकरण या कुछ पाए गए, लिपि वगैरह, वैसी ही लिपि जो है वो सऊदी अरेबिया वाले पार्ट में भी पाई गई है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह में। तो इन दोनों सिमिलैरिटीज में ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो यात्रा वगैरह भी करते थे। आएंगे सारे पॉइंट पर। तो यानी इस चीज को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति कहाँ से, किस सिविलाइजेशन को डिफाइन करती है, कहाँ से मिली है, तो सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति जो है वो हड़प्पा युगीन सभ्यता से ही मिली है। इसलिए, और कई सारे जो उपकरण है वो कांसे के बने हुए मिलते हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये जान लिया कि इस सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ऐड करें इसमें कि इस सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से, अभी सारी चीज सारे पॉइंट कनेक्ट होने हैं, पेशेंस बनाए रखें। तो यहाँ पर इस सभ्यता को किससे, शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
अब शहरी किस वे में, किस प्रोसेस में इसको शहरी कहा जा रहा है, अब ये जानना भी जरूरी है। यानी जो आजकल के आप शहर देख रहे हैं, नालियों का डिवीजन या कहा जाए ड्रेनिंग सिस्टम वगैरह इतना अच्छा था यहाँ पर शहरी जो है ये सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री पर काटती थी, जो जिसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस शहरी सभ्यता को डिफाइन करने का तात्पर्य मैं यहाँ पर जो है डिफाइन करूं तो इस चीज को मैं इरेज कर सकती हूँ और आप नोट करते जाएं जो आपको नोट करने लायक लगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग शहरी सभ्यता क्यों कहा जा रहा है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए या टिप्पणी लिखने को आ जाए कि जो है, क्योंकि एनसीईआरटी सबके लिए बेस पॉइंट कार्य करती है, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो यहाँ पर समझने लायक बात कि इसे शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता था। तो सबसे पहली बात कि हड़प्पा में जितने भी नगर मिले हैं उन नगरों का विभाजन कैसे है। यानी बात की जाती है कि नगरों की विशेषता, हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता, अब नगरों की विशेषता क्या है, हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर जो नगर मिले हैं, अगर इस पूरे हड़प्पा या इस सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण साइट जो है वो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से बहुत सारे साक्ष्य, चाहे वो पशुपति की मूर्ति हो, नर्तकी की मूर्ति हो, कई सारे साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अगर पहली साइट हम मोहनजोदड़ो की ही बात कर लें तो इस मोहनजोदड़ो नामक स्थान से, मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो ये जो साइट आपको दिख रही है काफी इंपॉर्टेंट, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो साइट स्थित है। इस मोहनजोदड़ो से क्या क्या किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, किस तरह के नगर मिले हैं आपको। तो मोहनजोदड़ो से यहाँ पर जो नगर मिले हैं उन नगरों में आप देखेंगे कि जो है प्रायः जितनी भी हड़प्पा कालीन साइटें हैं उन साइटों में से, हड़प्पा कालीन साइट में से जो नगरों का जो विभाजन था वो दो भागों में था, या कह दें नगर दो भागों में विभाजित थे। किन किन जो है नगर जो है वो दो भागों में विभाजित थे, किन दो भागों में विभाजित थे, तो पूर्वी और पश्चिमी, यानी इधर कह दें पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी, ठीक है। इतनी बात से संतुष्ट हो गए कि नगर जो है मैक्सिमम नगर, एक्सेप्शन की बात नहीं की जा रही अभी, मैक्सिमम नगर जो है वो कैसे हैं, दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी और पूर्वी। जो पूर्वी भाग था नगर का वो चौड़ा ज्यादा होता था, कहा जाए कि लंबा या फिर कहते हैं चौड़ा ज्यादा होता था, और ये जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचाई में ज्यादा था, जबकि ऊंचाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम था, ठीक है। अब इस चीज को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से इसका विभाजन जो है इस तरह से होता था, ये चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से इसका विभाजन जो है इस तरह से होता था। ये क्या होता था, ये पश्चिमी साइड होता था किसी भी जो है किसी भी नगर में, नगरों का जो विभाजन था वो दो तरह का था, पश्चिमी और पूर्वी। अब ये जो पश्चिमी और पूर्वी था, तो पश्चिमी जो नगर होते थे वो ऊंचे बने हुए थे और जो पूर्वी नगर थे वो निचले इलाके में नीचे बने हुए थे। इन नगरों के विभाजन से ही एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें सामाजिक दूरियां या फिर कहते सामाजिक जो है बड़ा छोटा या जो है भेदभाव वो विद्यमान था। कैसे, क्योंकि काफी क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में जो है राजशाही सिस्टम था या राजा जो है वो चुना जाता था कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन जो उठते हैं, क्योंकि हम बेस्ड हैं जो है हड़प्पा में पुरातत्व के बेस पर, क्योंकि जो लिपि मिली है हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और जब पढ़ा नहीं जा सका तो हमारे पास बेस पॉइंट क्या है इस चीज को समझने का, इस पूरी सिविलाइजेशन को समझने का। तो इस पूरी सिविलाइजेशन को समझने का बेस पॉइंट है सिर्फ साइट्स और पुरातत्व साक्ष्य जो है, मुहरे हैं, आभूषण है, बर्तन है, औजार हैं, उन चीजों, यही चीजें हैं जो समझने का कार्य करने हैं। तो यहाँ पर जो नगरों का जो विभाजन था वो दो भागों में था, पश्चिमी और पूर्वी, मैक्सिमम साइड्स में। इन पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी भाग होते थे ये काफी ऊंचे होते थे, इनको कहा गया दुर्ग हैं या किले टाइप के होते थे, ठीक है। और ये जो निचला इलाका था इसको माना गया कि ये जो है निचला भाग है, पूरी भाग जो होता था ये क्या होता था, निचला भाग होता था।
और ये निचला भाग, कहने का तात्पर्य ये जो यहाँ पर पश्चिमी साइड के दुर्ग या किले वगैरह मिले हैं, यहाँ पर कुछ जीने के भी साक्ष्य मिले हैं। जब जीने के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से 2 या 3 मंजिलों के भवन भी मिलने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? पश्चिमी साइड से। तो यहाँ से जब 2 या 3 मंजिलों के साक्ष्य, 3 मंजिलों के घर मिलने के साक्ष्य या मंजिलों के भवन मिलने से ये अनुमान लगाया गया कि क्योंकि किसी भी नगर में डिवीजन जो है, यानी ऊंचाई स्थान पर कौन लोग रहेंगे, नीचे स्थान पर कौन लोग रहेंगे, क्योंकि जो ऊंचाई पर रह रहे थे वो काफी प्रोटेक्टेड थे। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आपके यहाँ जो है बाढ़ वगैरह आ जाए, अब बाढ़ वगैरह में सबसे पहले निचले जो नीचे घर बने होंगे, जो है ढलान में घर बने होंगे, वो पहले डूबेंगे, और अपेक्षाकृत ऊंचे वाले जो घर होंगे वो काफी प्रोटेक्टेड होंगे, ऊंचाई पर बने होंगे। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया कि जो ऊंचाई पर घर बने हैं वो दुर्ग या किले हैं, और जो यूज करते होंगे राजा महाराजा लोग, जो है जो एक तरह से कह दें ऊंचे घराने के लोग होते होंगे, वो इन दुर्ग या किलों में रहते होंगे, प्रोटेक्टेड एरिया में रहते होंगे। और इसके अलावा जो थोड़ा जो है कम स्तर के लोग होते होंगे, वो पूर्वी साइड में रहते होंगे। इस नगर नियोजन का जो ये विभाजन है पूर्वी और पश्चिमी, इससे 2 चीज, एक और अनुमान लगाया जाता है कि अगर ऐसा विभाजन है तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर ऐसा विभाजन है तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर सामाजिक दूरियां या फिर कहते हैं सामाजिक भेदभाव व्याप्त था, कि दुर्ग और किले में रहने वाले लोग अपने आप को सभ्य और ज्यादा जो है एक तरह से कहते हैं ज्यादा प्रायोरिटी देते होंगे कंपैरेटिवली नीचे इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ से सामाजिक भेदभाव थोड़ा पता चलता है। इसके अलावा ये तो चीज हुई कि नगरों का निर्माण मूलतः कैसा है, जो है इन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में ये काफी मोस्टली साइड्स में ऐसा ही नगर डिवीजन मिला है, 2 भागों का, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद के तौर पर कहा जाए तो अपवाद जो है, तो यहाँ पर 3 भागों में भी डिवीजन मिला है। अब 3 भागों में डिवीजन कहाँ का मिला है, तो 3 भागों में डिवीजन जो है वो धौलावीरा, यानी कहाँ का मिला है, तो धौलावीरा जो है, ये देख रहे हैं आप, धौलावीरा जो है गुजरात का। तो यहाँ पर जो नगर का डिवीजन है ये 3 भागों में जो है मिला है। 3 भागों में कैसे, तो 3 भागों में अपर, मिडिल और ये लोअर, यानी इन 3 भागों में नगरों का विभाजन मिला है। कहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा में यानी कुछ ऊंचाई पर दुर्ग बने, किले वगैरह बने, कुछ उससे मिडिल स्तर पे जो है, कुछ कम ऊंचे हैं, और कुछ सबसे नीचे वाले स्थान पर हैं। तो ये भी एक तरह से सामाजिक भेदभाव और एक तरह से कहते ये भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर धौलावीरा में 3 भागों में जो है नगर का डिवीजन है, मूलतः 2 भागों में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ में यानी यहाँ पर नगरों की विशेषता में ये पहला रीजन हो गया, पहला कारण हो गया। शहरी सभ्यता कहने का रीजन भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा पूरे नगरों की विशेषताएं बताई जा रही है कि किस बेसिस पे, तो ये तो हुआ किस बेसिस पे अलग है दोनों जो है नगरों का कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आज भी इतना डेवलप्ड होने के बाद भी आज भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा जैसा सैंथो-युगीन सभ्यता में मिलता था। कैसे सिद्ध करने की बात आई, तो कैसे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी घर मिले हैं उसमें मूलतः अगर आप जो है अपने आसपास का इलाका लें और अपने आसपास का इलाका अगर जो है ऑब्जर्व करें, तो आप ये पाएंगे कि जो घर बाद में बने होंगे वो थोड़ा ऊंचाई से बने होंगे, जो घर पहले के बन चुके हैं वो थोड़ा नीचे स्तर से बने होंगे या कम ऊंचे मकान बने हुए होंगे। ठीक है, इतना अंतर आपको समझ में आ गया। तो इससे यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जो है आज आप विभाजन देख रहे हैं, यानी आज लोग इतना सभ्य या इतना जो है माइंडसेट इतना अच्छा नहीं रह गया जो है अभी शहरी परिप्रेक्ष्य में, कि जो है एक नींव एक लेवल होना चाहिए घरों का। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो हड़प्पा में था, हड़प्पा में कंस्ट्रक्शन पहले कर दिया गया था, यानी यहाँ के घरों के साक्ष्य देखने से ये मालूम होता है कि यहाँ के जो इंजीनियर थे, जो है आर्किटेक्चर थे, उन्होंने पूरे शहर की नींव यानी कि कहाँ पर जो है छोटे दुर्ग बनेंगे या कहाँ पर किला बनना है, कहाँ पर गलियां निकालनी है, कहाँ पर नालियों की जगह छोड़नी है, कहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कहने का तात्पर्य कि पूरे नगर में नींव जो है वो पहले ही डाल दी गई थी। कहने का तात्पर्य दूसरा, नगर का बहुत बड़ा जो साक्ष्य यानी कहा जाए नगरों की विशेषताओं के बारे में,
तो यहाँ पर जितने भी मकान बने होते थे उनका कंस्ट्रक्शन पहले ही कर दिया गया था। जैसे प्लॉटिंग आप देखते हैं कि यहाँ पर ये मकान जो है पहले ही से प्लॉटिंग कर दी जाए कि यहाँ पर इतने बाई इतने की जो है सड़क निकलनी है, इतने प्लॉट का एरिया हो गया, इतना कॉलोनीज का एरिया हो गया, ये सारा डिवीजन, और एक न्यू बना दी जाए कि इससे ज्यादा ना कम या ज्यादा नहीं हो सकता। वो चीज क्या होगी, तो वो चीज हो जाती है एक तरह से, वो चीज की कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले ही कर लिया जाए। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हड़प्पा में जितने भी नगर जो भी चीजें मिलेंगी वो एक ही नींव पर है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो एक ही नींव पर है, यानी पहले ही पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया जा चुका है। ठीक है। दूसरी विशेषता हो गई नगर की कि एक ही नींव है, एक ही नींव पर बना है पूरी हड़प्पा कालीन जो है या मोहनजोदड़ो या जो पूरा जो है एरिया है, एक ही नींव पर बना हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया बहुत महत्वपूर्ण। तीसरा हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा ये है यहाँ पर कि जो भी घर बने होते थे और जो घर और सड़क बने होते थे वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित होते थे। अब ग्रिड पैटर्न का मतलब कि हड़प्पा की जितनी भी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर कट करती थी। 90 डिग्री पर कट करने का तात्पर्य कि यहाँ पर जैसे जो है एक मेन स्ट्रीट, यानी यहाँ पर नगरों का विभाजन कैसे देखेंगे आप, तो नगरों के विभाजन के लिए सबसे पहले जैसे ये पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया और उस जो है कैसे विभाजन किया गया था एक तरह से। पहली चीज कि एक ही नींव पर है और एक ही नींव पर भी कैसे डिवीजन है, कैसे हम कह रहे हैं कि ये काफी इसमें वैज्ञानिक युग आ चुका था, सारे लोग परिचित थे, मानक थे, बिल्कुल फिक्स कि इतने बाय इतने की जो है रोड बननी है, एकदम बराबर सेज और साइज की ईंटें मिली हैं, भार की समान भार की ईंटें मिली हैं। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो काफी हाई स्टैंडर्ड की थी, शहरी सभ्यता थी पूरी तरह से। और यहाँ पर दूसरा साक्ष्य ये मिलता है कि जैसे ये जो है ये 10 जो है मीटर की, या फिर कह दें जो है यहाँ पर जो है 10 मीटर बाई से, या फिर कह दें काफी चौड़ा जो राजमार्ग होता है, तो काफी चौड़ा राजमार्ग यहाँ पर निकाल दिया जाता था। जो मेन सड़क होती है वो काफी चौड़ी होती है, ये चीज आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क वाली मेन जो रोड होती थी उसको राजमार्ग कहा गया, राजमार्ग। तो इन घरों की विशेषता होती थी, एक्सेप्शन वाला नहीं, यहाँ पर जो है मोस्टली जितने घर हैं, एक्सेप्शन अपवाद ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि यहाँ पर जो घर बने होते थे ये अपवाद है नगर नियोजन में कि कैसे विभाजन था, ये यहाँ पर सड़कों का विभाजन है। ठीक है। तो सड़कों के विभाजन में आप देखोगे जो बीच की चौड़ी सड़क होती थी उसको राजमार्ग कहा जाता था। तो यहाँ के जितने भी नगर होते थे तो इन राजमार्गों में पहले तो ये जो है सड़कें कटी होती थी। सड़कें कहाँ की कटी होंगी, आप मेन रोड के बाद आप घर जाने के लिए किसी एक रोड का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर जाने वाली रोड का, उसके बाद जाते हैं आप गली में, अपनी गली में। तो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कुछ पतली सड़कें कंपैरेटिवली राजमार्ग से कम जो है पतली सड़कें, ये पतली सड़कें हो गई, ये पतली सड़कें हो गई और ये हो गया राजमार्ग। ठीक है। दूसरी चीज ये क्या हो गई, ये गली हो गई, ये क्या हो गई, ये गलियां हो गई आपके यहाँ की, आपके मोहल्ले की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब ये जो गलियां थी तो यहाँ पर जो नगरों का ये क्या है, ये गली है। यहाँ पर जो नगर बसे थे, जो मकान बसे हुए थे, उन मकानों की विशेषता क्या थी कि ये जो मकान थे वो जो है सड़क के साइड में नहीं खुलते थे, यानी इनका जो मुंह होता था, जो मकान बने होते थे, ये मान लिया ये मकान बने होते तो इस टाइप में ये मकान बनते थे। यानी जो है कहा जाए कि मोहनजोदाड़ो में या यहाँ के घरों की विशेषता, हड़प्पा कालीन नगरों में, नगरों के घरों की विशेषता में जो घर होते थे उनका दरवाजा मुख्य द्वार किधर खुलता था, तो उनका मुख्य द्वार गली में खुलता था, ना कि मेन सड़क की ओर। यहाँ पर ये देखोगे आप, ये सड़क है लेकिन सड़क की ओर नहीं खुल रहा था, गली में खुल रहा था। इनका जो दरवाजा होता था, मुख्य द्वार जो है वो गली में खुलता था। ठीक है। और इसके अलावा जो है मेन रोड पर ये सारी चीजें क्या है, सारी गलियां, सारी सड़कें और ये सारी चीजें जो है वो क्या है 90 डिग्री पर कट करती थी। तो 90 डिग्री पर कट करने का मतलब ये लोग ग्रिड पैटर्न पर आधारित घरों का निर्माण कर रहे थे, सड़कों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है। ये दूसरी विशेषता हुई एक शहरी युगीय सभ्यता की। इसके अलावा कि कहाँ के जो घर हैं वो मेन सड़क पर खुलते थे,
या कहाँ के घरों की विशेषता थी कि जिनके मुख्य द्वार जो है वो सड़क पर खुलते थे। तो मुख्य द्वार जो है वो सड़क पर खुलते थे, ये कहाँ की विशेषता थी? एक तरह से कहा जाए तो लोथल की विशेषता थी एक तरह से। लोथल में जो घर होते थे, लोथल एक बंदरगाह था, और लोथल जो बंदरगाह था गुजरात का, यहाँ के जो घर थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो अपवाद में क्या लिखेंगे आप? अपवाद में लोथल, जिनके घर जो है वो कहाँ पर, जिनके घर के मुख्य द्वार जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे लोथल में। ठीक है, ये क्या था? लोथल बंदरगाह है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे भी रीजन ये दिया गया कि इनके जो घर हैं वो बंदरगाह जो है, क्योंकि लोथल बंदरगाह वाला इलाका था और यहाँ पर लोगों को सामान ले जाने और लाने में सुविधा हो, इसलिए मुख्य द्वार जो है वो कहाँ पर, वो मेन सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये अपवाद में और ये मेन मूलतः जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में घर कैसे बटे हुए थे। क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, ये पता चल गया कि जो है सड़कें जो है 90 पर काट रही हैं, घर मुख्य द्वार की तरफ नहीं खुल रहे हैं बल्कि गलियों में खुल रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाती है, तो नेक्स्ट बात में हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे एक तरह से, तो यहाँ पर जो है ड्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनिंग सिस्टम सबसे ज्यादा विख्यात है। ड्रेनिंग सिस्टम क्या चीज होती है? ड्रेनिंग सिस्टम का मतलब ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है निकास प्रणाली की व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कैसे? अब ये नगर का विभाजन आपने देख लिया, एक ही नींव पर बना हुआ घर देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, तो यहाँ पर तीसरी बात जो है, तो तीसरी बात यहाँ पर, या फिर कहते हैं फोर्थ पॉइंट, नगरों की विशेषता में। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकास की प्रणाली। पानी निकास कैसे होता था, या निकास प्रणाली जो है इनकी काफी विकसित थी। कैसे निकास प्रणाली काफी विकसित थी? तो यहाँ पर पानी के निकास की जो व्यवस्था थी हड़प्पा कालीन शहरों में, तो हड़प्पा कालीन शहरों में जो पानी जो निकलता था वो पहले जो घर के जो है आंगन वाला एरिया होता था, तो आंगन का जो है होल पार्ट या जहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था होती थी, उस पानी से निकलने वाली जो है नालीज वगैरह जो थी, उनको मेन होल से, यानी जो मेन स्ट्रीट होती थी उसके मेन होल से कनेक्ट कर दिया जाता था, जिससे जो है बरसात वगैरह में जो पानी आता था, उस बरसात वगैरह जो बरसात का जो पानी होता था वो इन नालियों के सहारे एक तरह से बाहर मुख्य सड़क से होते हुए बाहर गिरा दिया जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से कीचड़ जैसी व्यवस्था, या जो है बरसात के सिस्टम में जो है नहर या फिर जो सड़कें वगैरह होती थी बिल्कुल क्लीन, यानी जल भराव जैसी व्यवस्था नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये साक्ष्य मिलता है कि पानी निकास की जो प्रणाली थी, तो यहाँ पर जो घर की मुख्य नालियां जो थी, घर की नालियां जो है नालियां वो डायरेक्टली अटैच होती थी किससे? तो घर की नालियां जो है, आज आप जानते हैं जैसे कि छोटी छोटी नालियों का जो है समराइज फॉर्म में कहाँ पर नाले में गिरा दी जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो घर की नालियां थी वो मेन सड़क या मुख्य सड़क के जो मेन होल होता था, मुख्य सड़क में जो है एक पार्ट जो बनाया जाता था जहाँ पर सारी नालियों का पानी आकर के गिरे, और उस पानी को फिर से निकास प्रणाली द्वारा शहर से बाहर गिरा दिया जाता था। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का बहुत अच्छा था कि बरसात वगैरह में पानी नहीं भर पाता था। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम हो गया यहाँ की मुख्य विशेषता। इसके अलावा क्या होता था? इसके अलावा यहाँ के लोग, यानी जो है बात की जाए कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे, यहाँ पर इतने लोग परिचित थे कि जो है बरसात के पानी को ये लोग संचय कर लेते थे। कैसे संचय करते थे? इसका भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, कि इन लोगों ने क्या किया कि मोहनजोदड़ो में जो भी जो इलाका है पूरा, उसके बाहर इन्होंने, यानी क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया एक ही नींव पर बने हुए थे, यानी एक ही नींव का मतलब है पूरा मकान या पूरा शहर एक कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, एक एरिया, एक बाउंड्रीज खींच दी गई, और उसके बाद यहाँ पर गली, घर, दुर्ग, किले वगैरह सब निर्मित हो गए। तो जब एक कंस्ट्रक्शन में, इसका मतलब ये पूरा बाउंड्रीज इलाका है और चार दीवारी से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र हो गया, रीजन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है अगर यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था कर दी जाए तो ये पूरी तरह से प्रोटेक्टर का काम करेगा। ये जो यहाँ पर जो है रोकने के लिए ये जो चार दीवारी है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर बांध जैसे बांध का जो है पानी जो है उसको बांध के माध्यम से पानी का रोक दिया था,
क्योंकि ये इलाका पूरा सिंधु नदी वाला जो रीजन था ये पड़ता था, तो सिंधु नदी का पानी जो है वो आकर के एक तरह से पूरा नगरों में भर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने नगर के बाहर जो है एक बांध बना दिया था ताकि वो उस पानी को पूरी तरह से रोक कर रखा जा सके। और इस पानी को जब ये रोक लेते थे तो इस पानी का यूज जब जो है बरसात वगैरह नहीं होती थी या पानी की कमी होने पर उस पानी का यूज ये लोग सिंचाई वगैरह में करते थे। तो इस लेवल की समझ सकते हैं आप सिंचाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, नगर जो है नगर प्रणाली या फिर कहते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा था, इसकी बात की जाती है। तो ये तो हो गई नगरों की विशेषता या नगर की विशेषता, किस तरह के नगर होते थे हड़प्पा कालीन सभ्यता में। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगर आपने आज फर्स्ट टू लास्ट पूरी वीडियो को देख लिया तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे, ये जो है आपको खुद फील होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नगरों की विशेषता की बात, कि यहाँ पर और कैसे घर बने हैं या घर जो है कैसे मिले हैं। तो यहाँ पर एक दो जो है यहाँ पर एक तरह से और कुछ अपवाद में अगर बात कर ली जाए तो धौलावीरा लोथल का अपवाद देख लिया, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के जो घर है वो जो है घर और उसके प्लस चारों ओर की बाउंड्री वो सारी चीजें जो है वो पक्की ईंटों की बनी हो। तो कहाँ पर ऐसी व्यवस्था मिलती है? कालीबंगा में। कालीबंगा का जो है ये यहाँ पर कालीबंगा वाला जो रीजन है यहाँ पर, तो कालीबंगा में जो घर हैं, हालांकि जो नगर है नगरों का विभाजन दो भागों में पूर्वी और पश्चिमी, तो सेम यहाँ पे भी नगरों का जो विभाजन है वो पूर्वी और पश्चिमी में ही है। कहने का तात्पर्य पूर्वी और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो कालीबंगा में भी नगरों का जो विभाजन है वो पूर्वी और पश्चिमी में है, लेकिन यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन एक ना होने के, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन एक नहीं है। तो कैसा है? तो यहाँ पर जो पूरे पूरे नगर हैं उनमें दोहरी एक तरह से कहा जाए कि जो है इनके तरफ ये पश्चिमी दुर्ग हो गया, तो पश्चिमी वाला जो भी इलाका है ये पूरा बाउंड्री से जो है कवरअप है, और ये जो पूर्वी इलाका है ये पूरा पक्की ईंटों की बाउंड्री से कवरअप है। कहने का तात्पर्य वो इलाका या वो रीजन, वो साइट जहां पर पूर्वी और पश्चिमी जो नगर थे, इलाके थे, उनको अलग अलग एक तरह से जो है कवर किया गया हो पक्की ईंटों से। वो कौन सा रीजन था? तो वो कालीबंगा। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो पकी हुई ईंटों के। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ईंटें काफी थी, बहुत ज्यादा ईंटें होने के कारण यहाँ पर जो है घर भी एक तरह से जो दुर्ग है, इलाके हैं, वो भी पक्की ईंटों के बने होते थे, और इसके अलावा जो बाउंड्रीज है, जो उसका चार दीवारी है, वो भी पक्की ईंटों का बना दिया जाता था। एक तरह से डबल पूरा सिस्टम जो है वो पक्की ईंटों का कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पक्की ईंटों के काफी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा बात की जाती है नगरों में, तो इस तरह से यहाँ पर नगरों में आपने देखा मोहनजोदड़ो और इन सारे या हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो नगर हैं, नगरों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। आई होप आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको नोट करने वाली चीजें लगती हैं आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो है मोहनजोदड़ो के स्नानागार की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी जो है मोहनजोदड़ो में और किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार। मोहनजोदड़ो से स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। अब स्नानागार का साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो वाली साइट से स्नानागार का साक्ष्य मिला है, और इससे पहले ये माना जाता था कि जो रोम की सभ्यता थी, रोम, तो वहां पर रोम का स्नानागार काफी फेमस होता था। स्नानागार एज लाइक आप समझ सकते हैं आज का स्विमिंग पूल जैसे। तो जो है यहाँ पर जो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ये काफी, यानी इससे पहले जब तक इस 150 साल से जो है 150 साल पहले जब तक इस स्नानागार से लोग परिचित नहीं थे, तब तक सबसे प्राचीन स्नानागार जो है वो रोम का मानते थे। और रोम के कैथोलिक संप्रदाय में आप जानते हैं जो है उसको मानते थे। लेकिन जब ये जो मिला ये स्नानागार, तो ये पता लगा ये उससे भी सैकड़ों साल पहले का है ये स्नानागार।
तो लोग यानी जब इस पूरी जो है पूरी दुनिया को इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, क्योंकि इससे पहले पुर्तगाली अंग्रेज सब कुछ सारे लोग शासन करके गए थे, किसी को हड़प्पा के बारे में ये जानकारी नहीं मिली थी। अदरवाइज अंग्रेज पहले ही सारी चीजें जो है खुदवा देते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर जो स्नानागार था, तो स्नानागार मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है वो स्नानागार की खासियत एज लाइक स्विमिंग पूल समझ सकते हैं। तो स्नानागार कैसा है यहाँ पर एज लाइक जैसे ये रीजन है, एक तरह से यहाँ पर जो है इस स्नानागार के चारों तरफ जो है ये बाथरूम्स बने होते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये कमरे इधर ये बने होते थे, और उसके बाद ये इस कमरों के बाद जो है इनके चारों ओर जो है चारों ओर कुएं बने होते थे। ये यहाँ पर चारों तरफ कुएं बने होते थे। तो इस तरह का स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर दोनों साइड से जो है चढ़ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी थी, यानी जो ये स्नानागार था तो इसमें दोनों साइड से नीचे उतरने के लिए यहाँ पर जल भराव किया जाता था। और कहा जाता था कि जब कोई जो है स्पेशल ओकेजन होता था, कोई स्पेशल अवसर होता था, उस टाइम जो है लोगों की सभा यहाँ पर एक तरह से इकट्ठा होती थी और लोग जो है डुबकी लगाते थे इस स्नानागार में। और ये काफी लंबा, यानी इसकी हाइट जो है हाइट लेंथ वगैरह पूछ दी जाती है, कितने बाई कितने का था? तो 11.7.2 का था, 11.7.2, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ये 11.7.2 का था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो स्नानागार था, इस स्नानागार में ये विशेषता पूछी जाती है कि इसमें जो है कमरे कैसे बने होते थे। तो इसकी विशेषता, स्नानागार की विशेषता में ये जो कमरे हैं वो इस जो है पानी जहाँ पर भरा होता था उसके चारों ओर कमरे या इस लाइक जो है ये बाथरूम के लिए यूज किए जाते थे। ये कुएं वगैरह के साक्ष्य जो हैं वो भी सबसे पहली बार यहीं से मिले हैं। तो कुएं वगैरह के साक्ष्य से ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर ये इनका पानी जो है यहाँ पर भरा जाता होगा इस वाले रीजन में। तो और इसके अलावा स्नानागार का अगर मैं साक्ष्य दिखा दूं तो स्नानागार, एक मिनट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रीजन जो देख रहे हैं ये स्नानागार का साक्ष्य है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्नानागार का है ये देखिए आप, ढलान वाला इलाका, तो ये ढलान वाला इलाका है। इसके अलावा किनारे किनारे जो है ये रूम्स बने होते थे, और इसके अलावा जो कोने पर जो है होल टाइप आपको दिख रहा है, ये क्या होते थे? ये कुएं टाइप के, यहाँ पर ये जो है ये कुएं टाइप के होते थे। दोनों तरफ उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी होती थी। तो ये स्नानागार का एक तरह से साक्ष्य है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि ये स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो घर है, तो यहाँ पर जो घर है यहाँ पर आप देखोगे कि ईंटें जो मिली है, काफी सारी ईंटें, तो वो भी निचले इलाके से, या जो भी इन लोगों ने हड़प्पा जो नगर थे सारे, जो ईंटें सारी निकाली थी, वो नीचे जितने जो घर बने थे या निचले दुर्ग में या जितने भी पूरे नगर की ईंटें जो है वो उखाड़ ली जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का तात्पर्य स्नानागार का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से भी मिला है। और इसके अलावा जो है स्नानागार का साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से भी मिला है। हड़प्पा वाला जो है इतना फेमस जो है एक तरह से इतना नहीं हो पाया, लेकिन जो है स्नानागार के एक तरह से साक्ष्य जो है वो हड़प्पा में भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ये तो हो गया स्नानागार की विशेषता, 11.7.2 की हो गई नगरों की विशेषता में। और नेक्स्ट है चन्नूदड़ो वाला रीजन, कालीबंगा वाला रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसको इरेज कर सकते हैं, स्नानागार के साक्ष्य। इसके अलावा क्या साक्ष्य है, क्या जो है उपकरण है कि जहाँ से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता है और किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। ये तो आपने देखी नगरों की विशेषता, ठीक है। नगरों की विशेषता में आपने स्नानागार देखे, नगर नियोजन का जो है निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, नगर कैसे विभाजित थे, कैसे जो ग्रिड पैटर्न क्या था, इन चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य किस चीज से मिलते हैं? तो मूर्तियों से। अब मूर्ति क्या है? मूर्तियों से साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। अब मूर्तियों में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में किन लोगों की जो है मूर्तियां मिली हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई जो भी पत्थर की मूर्तियां हैं, कांसे की मूर्तियां हैं,
तो कांसा मैंने बताया तांबा और टिन की या सबसे पुरानी कांसे की या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी और काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप इन शब्दों से परिचित हो चुके होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, मूर्ति की विशेषता की जाए तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी? क्योंकि हड़प्पा से जो भी मूर्तियां वगैरह मिली हैं उनमें से मैक्सिमम जो मूर्तियां हैं वो किसकी मिली हुई हैं? मैक्सिमम मूर्तियां जो है वो माता की एक तरह से कहते हैं, या फिर जो है माता की ही मिली है। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है ये इस सिविलाइजेशन में मात्र सत्ता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां जो है वो मात्र सत्तात्मक को ही दर्शा रही हैं। जैसे एज अ लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। मूर्तियों में बहुत इंपॉर्टेंट नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नाथ की मूर्ति। इसके अलावा सेलखड़ी की बनी हुई जो है सेलखड़ी की मूर्तियां कई सारी मिली हुई हैं। तो सेलखड़ी की मूर्तियों में एक पुजारी की मूर्ति आती है, पुजारी की मूर्ति। ये सारी चीजें आप आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे और मैं जो है इस चीज को भी कवर कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली ये पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये जो मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है ये कांस्य की सबसे पहली और सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सबसे पुरानी मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसके अलावा ये जो है ये किस चीज की मूर्ति मिली है? तो ये नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी का कहने का मतलब एक हाथ जो है वो जो है त्रिभंग मुद्रा में मिली है। कहा जाए त्रिभंग मुद्रा में मिलने के कारण ये अनुमान लगाया जाता है ये किसी नर्तकी की मूर्ति है। तो ये नर्तकी की मूर्ति किस मुद्रा में मिली है? त्रिभंग मुद्रा में मिली है। ठीक है। इसके अलावा पशुपतिनाथ जी की भी मूर्ति मिली है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलने से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग पशुपतिनाथ या शिव से भी लोग परिचित रहे होंगे। कैसे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसमें जो है एक पशुपतिनाथ जी को दर्शाया गया है या फिर एक शिव भगवान की लगभग, और उसके अगल बगल गैंडे और हाथी के जो है दृश्य या चित्र दर्शाए गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पशुपतिनाथ शिव की जो मूर्ति रही होगी। तो पशुपतिनाथ शिव की जो मूर्ति जो है यहाँ से भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इस चीज के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा जो है ये दाढ़ी जो है पुजारी की मूर्ति, तो पुजारी की मूर्ति बेसिकली किससे बनी थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी। अब सेलखड़ी अगर आपको दो धातु में मिल जाए और आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सेलखड़ी धातु की बनी है या फिर कांसे की? तो कांस्य की पहचान क्या होती है? कांस्य में मैक्सिमम जो है आपको काला पार्ट दिखेगा या काली मूर्तियां एक तरह से कुछ, जैसे आप लाल बलुआ पत्थर को अलग कर सकते हैं। तो ये जो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति थी एक तरह से लाल पत्थर की है, और जो पुजारी की मूर्ति है वो सेलखड़ी की है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति कांसे की मूर्ति है। ये सारा कुछ आर्ट एंड कल्चर में भी आएगा। और इसके अलावा जो है लाल बलुआ पत्थर से भी एक साक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें हाथ और पैर नहीं है लेकिन एक धड़ का स्ट्रक्चर या एक धड़ मिला हुआ है। एक धड़ जो है, धड़ कहने का मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें सर ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, केवल धड़ हो, और वो धड़ लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ मिला है। इसके भी साक्ष्य मिले हैं जो है यहीं से। तो यहाँ सेलखड़ी और कांसे, इसमें क्या जो है डिफरेंस होता है इस चीज को? कांसे की तो नहीं आपको दिखा पाएंगे, इसमें 6th क्लास या एनसीईआरटी में आपको सेलखड़ी की दिखा सकते हैं। सेलखड़ी की यहाँ पर आप देखेंगे ये मूर्ति जो है, यहाँ पर ये मूर्ति ये आप देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है वो सेलखड़ी की बनी हुई है। तो सेलखड़ी की ये मूर्ति, इस मूर्ति को आप देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है इनमें आंखें जो हैं
वो नीचे झुकी हुई है, बहुत कम खुली हुई है। इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये किसकी मूर्ति है, ये पुजारी की मूर्ति है। आई होप आपको चीजें दिख पा रही होंगी, ये पुजारी की मूर्ति। इसके अलावा यहीं पर साथ में आप देख लें, ये जो है मनके आपको दिख रही होंगी। तो मनके वगैरह जो है, मनके बनाने के साक्ष्य भी हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मनके, इनके आभूषण बनते थे इन मनकों के। मनके कहने का तात्पर्य जो है ऐसी मोती जिनमें बीच में जो है छेद कर करके धागा आप पिरो सकते हैं, और इन मनकों के साथ इन मनकों के आभूषण मिले हैं। और ये पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति में आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे यार इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। यहाँ पर ये शॉल देखें, कहने का तात्पर्य ये शॉल देखें आप, तो इस शॉल में आपको 3 फलक या 3 जो है फूल जैसी आकृति दिख रही होगी इस शॉल में। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है शॉल उन्होंने ओढ़ी है, उस शॉल पर क्या है, कढ़ाई है। तो कढ़ाई होने के रीजन में यानी कह सकते हैं, आई होप आप समझ गए, देख लिया आपने चीजों को। तो यहाँ पर ये पुजारी की मूर्ति क्यों, क्योंकि आगे थोड़ा झुकी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने जो शॉल ओढ़ रखी है, वो शॉल ये दर्शाती है कि ये इस शॉल पर कढ़ाई की गई है। तो त्रिपतिया या त्रिफलिया आकृति कहाँ पर मिली है, तो इस सेल खड़ी में इस पुजारी का जो वस्त्र है, वस्त्र पर त्रिफलिया आकृति कहा जाए, त्रिफलिया या त्रिपतिया कहा जाता है, त्रिपतिया कहते हैं। तो त्रिपतिया जो है, त्रिपतिया चित्र वाली आकृति या त्रिपतिया शॉल ओढ़े हुए हैं कौन, पुजारी। और इन पुजारी में त्रिपतिया, ये जो फूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, इस फूल का स्ट्रक्चर से ये अनुमान लगाया जाता है ये कढ़ाई का लोगों को ज्ञान था। क्या अनुमान लगाया जाता है कि इस सिविलाइजेशन को कढ़ाई का ज्ञान था। इसके अलावा लोग वस्त्र बना पाते थे, वस्त्र बना पाते थे, इसका मतलब उन्हें कपास का भी ज्ञान था। तो कह सकते हैं इस सिविलाइजेशन को, इस पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है, हड़प्पा से आप केवल हड़प्पा वक्त ना निकाले, मतलब हड़प्पा नाम साइट को ना ले, हड़प्पा कहने का मतलब इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है, तो इसलिए हड़प्पा नाम देंगे। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो ये फूल की आकृति मिली है, तो इस पर ये कढ़ाई होने से त्रिपतिया, ये फूल की डिजाइन जो है, ये जो है पुजारी जी ने ओढ़ रखी है जो, तो इस त्रिपतिया फूल की डिजाइन से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लोग जो है वो कपास से परिचित थे। यानी कपास, क्योंकि इन्होंने वस्त्र ओढ़ रखा है, वस्त्र में ये लोग कपास से परिचित थे। कपास आखिर क्या है, कपास एक कच्चा माल है। तो कच्चे माल का आयात और निर्यात कहाँ से होता होगा, जो बंदरगाह होगा। बंदरगाह कहाँ था, बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ पर है, क्योंकि ये इस समुद्री इलाके के आसपास का रीजन है। खंबात की खाड़ी इसको बोला जाता है, तो खंबात की खाड़ी के आसपास वाला रीजन है ये लोथल। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज से परिचित हुए कि लोग कपास से परिचित थे, क्योंकि इन्होंने वस्त्र ओढ़ रखा है। जो वस्त्र ओढ़ा है वो त्रिपतिया या त्रिफलिया है। ठीक है, त्रिफलिया आकृति में आपने देखा। नेक्स्ट बात की जाती मूर्ति किसकी है, सेलखड़ी की बनी हुई थी। और इसके अलावा ये तो मूर्तियों से आपको पता चलता है कि किस किस टाइप की मूर्तियां जो है वो हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूर्ति के बाद। मूर्ति के बाद मोहरों की बात करते हैं, यानी मूर्ति के बाद हम लोग बात करते हैं मोहरों की। तो ये आप समझ गए मात्र सत्तात्मक क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज्यादा मूर्तियां जो मिली हैं वो मात्र माता की ही मिली हैं। इसके अलावा एक ऐसी मूर्ति मिली है, माता की ही कहते हैं, या जो है मात्र की या माता की। तो एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें जो है नाभि, जो है नाभि से एक पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। एक ऐसी मात्र की मूर्ति जिसमें नाभि से पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है, तो उसको लोगों ने गॉडेस कहा, देवी कहा, मात्र सत्तात्मक देवी या मात्र देवी की मूर्ति जो है कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, वो भी हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने मूर्ति की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मोहरों की। मोहरों की बात की जाए तो हड़प्पा, यानी पूरी क्रोनोलॉजी आपको पूरी अंडरस्टैंड, पूरी समझने वाले आप, तो मोहरों की बात की जाए। ठीक है, तो मोहरे और मुद्रा क्या डिफरेंस होता है, सोचे आप थोड़ी देर पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहरे और मुद्रा में क्या जो है डिफरेंस होता है। मोहरे बेसिकली जो है, मुहर जो है वो आप छाप सकते हैं,
यानी यहाँ की जो लिपि है, हड़प्पा कालीन जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और उस भाव चित्रात्मक लिपि को हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर किस लिपि को अपनाया गया, भाव चित्रात्मक लिपि को अपनाया गया है। इसके अलावा जो भी मोहरे जो होती थी उन पर जो है कुछ अक्षर अंकित थे, अक्षर अंकित थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, अक्षर अंकित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो इसलिए हम सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से, इस सिविलाइजेशन को नहीं समझ पाते क्योंकि कुछ साक्ष्य जो मिले, चाहे वो ईरान से मिले वो सेम स्ट्रक्चर के साक्ष्य या सेम चीजों के, या फिर जो है यहाँ भारत की साइड से मिले हों, तो उस चीज को हम लोग डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि उस चीज को हम लोग पढ़ नहीं पाते इनकी इस लिपि को। और लिपि को पढ़ ना पाने की वजह से जो है हम लोग जो एग्जैक्टली एक चीजें जो है एग्जैक्ट भाषा वो नहीं निकल के आ पाती, हम लोग केवल भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि मुहर पर जो है अक्षर अंकित है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और इन मुहरों पे अभी इस चीज पे भी आ रहा है कि किस पे क्या डिफरेंस है। तो यानी यहाँ पर जो मुहरे हैं उनमें इन मुहरों पे गैंडा, हाथी, जो गैंडा, हाथी, इन जानवरों के चित्र भी मिले हैं, जानवरों के चित्र के साथ अंकित हैं, जानवरों के चित्र के साथ अंकित हैं, अंकित हैं कौन, मुहरे। तो मुहरे और मुद्रा में डिफरेंस ये होता है कि मुद्रा जो है तो मुद्रा के साक्ष्य कहा जाए, यानी यहाँ पर क्लास एनसीईआरटी में आप देखोगे मुहरे ब्रैकेट में मुद्रा भी दे रखा है, लेकिन मुहरे और मुद्रा में थोड़ा डिफरेंस होता है। मुद्रा वो है जो है एक तरह से हम जिनको पैसे या लेन देन में हम लोग यूज कर रहे थे। मुहरों का यूज जो है, मुहरे यहाँ पर सीलबंद कुछ मुहरे मिली हैं, तो यहाँ पर जो मुहरे हैं तो मोहरों में आप देखोगे कुछ सीलबंद मोहरे भी मिली हैं, इसके अलावा सील मिली है, कई जगहों से सील भी मिली है। तो मोहरे जो होती थी एक तरह से, मोहरे सीलबंद कैसे होती थी इस चीज को भी समझ लेना जरूरी है। एक मोहर सीलबंद कैसे होगी, तो मोहर जो है सीलबंद, अभी मैंने जो मूर्ति बनाई, ये मूर्तियां किस चीज से बनाई जाती थी, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है अभी इस चीज के बाद अगर ध्यान आता था। तो यहाँ पर बात करते हैं कि मोहरे जो थी, तो मोहरे जो है वो सीलबंद मोहरे मिलती हैं, यानी जो व्यापार के लिए लोग यूज करते थे। तो व्यापार के लिए यानी इन मोहरों में आप देखोगे। इसके अलावा मोहर जो है ये सील वगैरह पे जो है जितनी सील वगैरह मिली हैं उनके साथ में आप जानवरों के चित्र अंकित होते हुए देखेंगे। इसके अलावा जो है इस सील से या जो कहा जाए कि अलग जो मोहरे होती थी, कुछ बंद मोहरे मिलती थी, सील बंद मोहरे। सील बंद मोहरों का तात्पर्य, मान लिया आपको किसी भी जो है क्लोथ में या कपड़े में एज लाइक जैसे कोई चीज भर के ऐसे इस टाइप में आपको दे दी जाए और इस टाइप में आपको दे दी जाए, कहने का तात्पर्य यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इमेजिन कर लें कि यानी आपने किसी हैंकी में आपने कोई चीज भर ली, उस चीज को आपने यूं ऐसे पकड़ लिया, उस चीज का ऊपर का जो है मुंह जो है ऐसे पकड़ लिया, वो एक तरह से उसको आप कैसे समझोगे कि सील बंद है। सील बंद के लिए आपने उस पूरी चीज को, यानी आपने किसी कपड़े में कोई चीज भर ली और उस भरने के बाद उसके मुंह को ऐसे पकड़ लिया और उसको एक गीली मिट्टी में आपने डुबो दिया, और गीली मिट्टी में जब डुबो दिया तो ऊपर पूरा लेप जो है वो गीली मिट्टी का हो जाएगा, और गीली मिट्टी का जब लेप हो जाएगा तो वो गीली मिट्टी का लेप सूखने के लिए आप रख दोगे, ठीक है। रख दिया, वो मिट्टी सूख गई। अब मिट्टी सूख गई तो वो स्ट्रक्चर, कपड़े का स्ट्रक्चर वैसे ही बंधा बंधा वैसे ही आपको दिखेगा। उस चीज को आपने जहां पहुंचाना चाहा, यानी जिसको भी देना चाहा उसको दे दिया, एज अ व्यापार में, आयात निर्यात में, उसमें कुछ भी हो सकता था, उसमें मनके भी हो सकती थी, हीरा जवाहरात भी हो सकते थे, कुछ भी। फिर उस चीज को आपने क्या किया, उस सीलबंद मोहर को, यानी अगर कोई उसको तोड़ेगा तो उसकी जो मिट्टी थी वो छूट जाएगी और पता चल जाएगा कि ये चीज खोली गई है, ये मोहर खोली गई। तो सीलबंद मोहर, आई थिंक आप इमेजिन कर गए होंगे कि कोई कपड़े में कोई चीज भरी आपने, उस कपड़े को इस तरह से पकड़ रखा ऊपर मुंह और उसको जो है मिट्टी में डुबो दिया और उसको सूखने के बाद वो वैसा ही स्ट्रक्चर में बंधी बंधी सी हो गई, उसको कहा गया सीलबंद मोहर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो है सीलबंद मोहर की, बात समझ गए आप। और मुद्रा जो है, मुद्रा आपको सिक्के वाली बात की जा रही है, सिक्के या इस तरह की जो मुद्राएं होती थी, तो ये मुद्राएं हो गई, और मोहरे जो है वो सीलबंद मोहरे भी जो है देखने को मिली है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप साक्ष्य देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये साक्ष्य देखें, यहाँ पर ये साक्ष्य आप देखेंगे तो ये साक्ष्य जो है ये सीलें मिली हैं, ये कई जगह से, यही सील पहला साक्ष्य था। ये सील आप देखें,
ये सील पहला ऐसा साक्ष्य था जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जब सीलें कई जगहों से मिली, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, तब ये अनुमान लगाया गया कि ये सीलें जो हैं वो किसी न किसी बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन को बता रही हैं। और ये था एक जो है लोगों को जो है क्यूरियोसिटी डालने वाला काम किया था कि लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट किया लोगों ने कि ये मोहरें जो है ये किसी न किसी चीज को डिफाइन कर रही है, किसी सभ्यता को डिफाइन कर रही है, किसी चीज को डिफाइन कर रही है। और उसके बाद खुदाई स्टार्ट होती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी ये लगभग आज वर्तमान में बात की जाए तो वो वर्तमान में 1500 से ज्यादा साइट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा साइट जो है वो भारत में ही मिली है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं मोहर, सीलबंद मोहर की बात समझ गए। और इसके अलावा इस चीज की यानी ये जो सीलें हैं इन चीज की बात समझ गए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है इसके ऊपर एक खास लिप लिखी हुई है। ये क्या है? ये एक तरह से मुहर है और इस मुहर में आप देख रहे हैं ये खास लिप लिखी हुई। इस लिप को पढ़ा नहीं जा सका है, यानी अक्षर तो अंकित है लेकिन उस चीज को पढ़ा नहीं जा सका है। और इन मुहरों पर गैंडे, हाथी जैसे ये जानवर के चित्र अंकित हैं। तो आई थिंक आप इन चीजों को समझ गए। ठीक है, इसके अलावा सीलबंद मुहर जो है अलग है। इस चीज को आपने समझ लिया कि सीलबंद मुहर किसको कह रहे हैं। मुद्रा कैसे डिफरेंस है मोहरों से, इस चीज को समझ लिया। हाँ, अब बात करते हैं कि मूर्तियां जो बनाई गई थी, इस चीज को भी डिस्कस कर लेना जरूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पर जो मूर्तियां मिली थी, यानी अगर बात की जाए मूर्तियों की, मूर्तियों में आपने देखा पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, सेलखड़ी की पुजारी की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर की जो है धड़ की मूर्ति। तो ये जो सारी मूर्तियों के मिल रहे थे वो काफी जो है स्ट्रक्चर जो था उनका बिल्कुल शेप में बिल्कुल सही थी। क्योंकि इन पुजारी की मूर्ति में आपको ये नहीं लगा था, यानी इन जो पुजारी थे इन पुजारी की मूर्ति में कहीं पे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी आप दाढ़ी देखेंगे काफी शेप में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी जो आर्किटेक्चर जिसने भी बनाया है, जिस भी जो है शिल्पकार ने ये बनाया है ये मूर्ति काफी जानकार रहा होगा, काफी जो है समझता होगा। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो मूर्ति है, तो यहाँ पर ये मूर्ति एक तरह से दर्शा रही है कि जो शिल्पकार था वो काफी जानकार शिल्पकार रहे होंगे, जो है हर चीज का मानक होगा, जो है उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर ये जो मूर्तियां मिलती थी, ऐसा क्या रीजन था कि ये इतने शेप में थी, बिल्कुल स्ट्रक्चर थी? तो किस तकनीक का यूज किया गया था हड़प्पा कालीन मूर्तियों के निर्माण में, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हड़प्पा कालीन जो भी मूर्तियां थी, यानी हड़प्पा कालीन जो भी मूर्तियां थी वो किस तकनीक के बेसिस पे बनाई गई थी? तो लुप्त मोम तकनीक। किस तकनीक के बेसिस पे? तो जितनी भी हड़प्पा कालीन मूर्तियां थी वो लुप्त मोम तकनीक के बेस पे बनाई गई थी। लुप्त मोम तकनीक। तो लुप्त मोम तकनीक क्या थी? तो लुप्त मोम तकनीक का कहने का तात्पर्य, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी कभी लिखने को आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में आता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो मूर्तियां बनी थी लुप्त मोम तकनीक की, वो ये मूर्तियों में सबसे पहले बात की जाती है लुप्त मोम तकनीक होती क्या। लुप्त मोम तकनीक का मतलब कि किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए आप मोम की मूर्ति बना लें। मोम को कैसे भी ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, हल्का सा आप गर्म कर दें, आप उस स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में आप ढालना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे लुप्त मोम तकनीक का मतलब, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट इसमें कंडीशन क्या होती थी? मोम की मूर्ति बनाते थे। मोम की मूर्ति बना करके मोम की मूर्ति के ऊपर सेकंड स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे? इस मोम की मूर्ति के ऊपर जो है वो मिट्टी का लेप कर देते थे। मिट्टी का लेप कर देते थे। थर्ड में इसको क्या कर देते थे? सुखा देते थे। इस मिट्टी के लेप करने के बाद इसको क्या करेंगे? सुखा देंगे। और सुखाने के बाद इस थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? ये जो मिट्टी जब सूख जाएगी, मिट्टी का लेप मोम के ऊपर, इस मोम के बाद आपने क्या किया? मोम के बाद मिट्टी का लेप किया और उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद इस मिट्टी की मूर्ति को एक तरह से आपने पका दिया, मतलब जो है मिट्टी को जो है इसमें जो है भून दिया या पका दिया, पकी मिट्टी कर दी। पकी मिट्टी को पका दिया या पकी मिट्टी कर दी जो है। अब पकी मिट्टी करने के बाद आपने क्या किया? आपने उसी पकी मिट्टी में आपने एक होल कर दिया। इस एक होल के माध्यम से आपने ये जो मोम थी, इस मोम को एग्जिस्ट कर दिया, निकाल दिया। यानी एक होल करने के बाद इस मोम को निकाल दिया। मोम को क्या किया? निकाल दिया। ठीक है,
अब जब मोम को निकाल दिया, यानी एक होल करने के बाद इस मोम को निकाल दिया, अब मोम को निकाल दिया तो क्या स्ट्रक्चर खाली बचेगा, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा तो जो है ये खाली पकी मिट्टी का स्ट्रक्चर बचा। यानी आपके पास खोखला या होल पूरा स्ट्रक्चर खाली पकी मिट्टी का बचा, उसके अंदर की जो मोम थी उसको एक होल एक जगह से किया, उसकी जगह से उस हल्का सा गर्म करने के बाद वो मोम निकल गया और पकी मिट्टी का ऐसा खोखला स्ट्रक्चर आपके पास बच गया। अब इस खोखले स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, इस खोखले स्ट्रक्चर में देन फोर्थ पार्ट आपने क्या किया, इस खोखले स्ट्रक्चर में जिस भी धातु की आपको मूर्ति बनानी है, चाहे वो कांसे की हो, सिलखड़ी की हो, जिस भी धातु की मूर्ति बनानी है उस धातु को, वो धातु पिघली हुई धातु इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे, अब पिघली हुई धातु किसमें डाल देंगे, इसी जो मिट्टी का, जो पक्की मिट्टी का खोल था, और इसमें आपने पिघली हुई धातु डाल दी। अब पिघली हुई धातु डालने के बाद आपने क्या किया, जब ये धातु ठोस हो गई, यानी इस धातु के ठोस होने के बाद आपने इस पकी मिट्टी का जो ऊपर स्ट्रक्चर था उसको निकाल दिया, यानी ठोस हो गई। इसके बाद आपने इस पकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, हटा दिया। इस पकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को हटा देने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इस पिघली हुई धातु जो थी, जो ठोस हो चुकी थी, वो ठोस धातु जो है पूरा आकार ले चुकी होगी, ये जो मोम की मूर्ति बनाई थी आपने, तो ये जो ठोस धातु थी ये पूरा आकार मोम की मूर्ति का ले चुकी होगी, यानी बिल्कुल शेप एंड साइज में बिल्कुल अच्छी मूर्ति आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तकनीक का यूज किया गया था कब, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। यानी जितनी भी मूर्तियां मिली थी ये अनुमान लगाया गया कि ये जो मूर्तियां हैं वो लुप्त मोम तकनीक के बेसिस पे बनाई गई है। इसके बाद जब चोल और चालुक्य पढ़ेंगे वहां पे भी इस तकनीक का यूज जो है बेसिकली किया गया है। ठीक है, तो लुप्त मोम तकनीक से आप परिचित हो गए, मूर्तियों से काफी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसके पहले पॉज करके, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यानी आज आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी देख ली, तो आप उसके बाद कोई भी बुक उठाएं, कहीं से भी पढ़ें, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अब जो है हम लोगों ने बात कर ली मूर्ति की, नगर नियोजन प्रणाली की, मोहरों की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मृदभांड की। मृदभांड जो कि ये भी आर्ट एंड कल्चर में ही आता है, मृदभांड। ठीक है, अब ये मृदभांड जो है, मृदभांड के क्या साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो जो भी मृदभांड थे उन मृदभांड पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। यानी जो भी मृदभांड, कुछ छोटे मृदभांड मिले हैं, तो यहाँ पर कुछ जो है, चाहे जैसे आप स्ट्रक्चर एज लाइक ले लें, तो यहाँ पर जो डिजाइन थी, चाहे वो जैसी भी डिजाइन हो, तो ये डिजाइन एक तरह से, यानी ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलता था, ये जो स्ट्रक्चर था वो रेड कलर का मिलता था, एक मटके का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। उस मटके में रेड जो कलर का मटका है या बर्तन है, पॉट है, उस पर काले रंग की डिजाइन जो है वो की जाती थी। तो लाल मृदभांड पर एक तरह से लाल रंग की, जो है लाल रंग के मृदभांड पर एक तरह से काले रंग की डिजाइन वाले मृदभांड के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन से मिले हैं। नेक्स्ट जो है, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों ने एक साइड में लिख दूं, नगर नियोजन की बात कर ली हम लोगों ने, मूर्तियों की बात कर ली, मोहरों की बात कर ली, और मृदभांड की बात कर ली। इसके बाद क्या बात करते हैं, तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लाल मिट्टी पर काले रंग के डिजाइन, लाल मिट्टी पर काले रंग के डिजाइन वाले मृदभांड मिले हैं। काले रंग के डिजाइन वाले मृदभांड जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मृदभांड के बाद वस्त्र के साक्ष्य मैंने बता दिया कि लोग कपास से परिचित थे, कच्चे माल से परिचित थे, तो वस्त्र के साक्ष्य से जो है लोग परिचित थे कैसे, कि आपने त्रिफलिया पुजारी की जो मूर्ति देखी, सेलखड़ी की जो बनी हुई थी, उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे, तो एक तरह से जो शॉल उन्होंने ओढ़ रखी थी, कढ़ाई वाली शॉल, वो रिप्रेजेंट करती है, वो डिफाइन करती है कि लोग कपास से परिचित थे, वस्त्र बनाने जैसी पद्धतियों से, या फिर कह दे तकली या सूत जो है वस्त्र बनाने के लिए जरूरत होता है। और यानी यहाँ पर वस्त्र की बात की जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर जब हम लोग वस्त्र की बात कर रहे हैं तो पहली चीज कपास से परिचित हैं,
दूसरी चीज, ये कपास क्या है, ये कच्चा माल है, यानी लोग कच्चे माल का आयात निर्यात इस लोथल वाले रीजन से, इस बंदरगाह वाले रीजन से करते रहे होंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है कि ये जो कपास जो है, ये जो वस्त्र बना है, ये जो वस्त्र बना है, यहाँ पर इसको कढ़ाई करने के लिए कढ़ाई जैसी तकनीक से भी परिचित होंगे। तो क्या इन्होंने जो सॉल या त्रिफलिया सॉल जो मिली है, वो किस औजार का प्रयोग किया गया होगा? तो यहाँ पर जो तकलियां मिली हैं, जो तकलियां यानी कढ़ाई किससे, तकली से की जाती है, तो ये जो तकलियां मिली हैं, ये किस धातु की बनी हुई मिली हैं? आई होप आप चीजों को रिलेट कर रहे होंगे, सारी चीजों को। आपको वो पुजारी की मूर्ति को स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। तो जो तकलियां मिली हैं, जो है जिससे कढ़ाई की गई है, वो किस चीज के बने हुए थे? तो वो जो है फ्रेयांस के बने होते थे। किसके? फ्रेयांस। तकलियां किससे की बनी होती थी? फ्रेयांस। अब ये फ्रेयांस क्या है? फ्रेयांस, ठीक है। तो ये जो है फ्रेयांस जो है एक तरह से कहा जाए कृत्रिम, यानी ये एक कृत्रिम है, एक कृत्रिम उपकरण, या कहते हैं पक्की मिट्टी और फ्रेयांस की जो है तकलियां वगैरह मिलती हैं। अब फ्रेयांस क्या होता था? तो फ्रेयांस एक जो है, जैसे कि शंख हो गया, सीपी हो गया, या फिर कहते हैं पत्थर वगैरह, ये क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं। शंख, पत्थर, ये क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन जो फ्रेयांस होते हैं, फ्रेयांस क्या है? ये कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम कहने का तात्पर्य कि जो है कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। और फ्रेयांस जो होते हैं, ये बालू और स्फटिक पत्थर जो होता है, उनके गारे को एक में मिक्स करके इस फ्रेयांस को तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर पर जो है इसका जो चूर्ण होता है, बालू या स्फटिक पत्थर का चूर्ण, ये फ्रेयांस किससे है? ये एक तरह से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और कृत्रिम है तो किससे तैयार किया जाता है? बालू या फिर स्फटिक पत्थर का चूर्ण। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को किसमें मिक्स करके जो है इसको बनाया जाता था? तो इसको जो है गोंद में मिला दिया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिला दिया जाता था और उससे वस्तुएं जो है वो बनाई जाती थी। गोंद में मिला करके जो है ये एक पेस्ट बन गया और ये चिपक जाएगा, गोंद मिल गया क्योंकि, तो इससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इन वस्तुओं में तकली भी एक वस्तु थी जो फ्रेयांस की बनती थी। और फ्रेयांस से ही ये कढ़ाई का काम, ये तकली जो थी वो किस धातु की बनी थी? फ्रेयांस की बनी थी। फ्रेयांस एक कृत्रिम जो है कृत्रिम धातु या कह दे, या कृत्रिम रूप से बनाया हुआ, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इस फ्रेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वस्त्र से, नोट कर सकते हैं आप अपने पास। अब बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में नेक्स्ट की, तो नोट कर लें आप अपने पास। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस वस्त्र से परिचित होने के बाद। तो आप यानी वस्त्र से भी परिचित हो गए, मृदभांड से भी परिचित हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो श्रृंगार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं श्रृंगार की। तो क्या लोग यानी हड़प्पा कालीन लोगों में क्या लोग श्रृंगार से परिचित थे? हाँ थे। कैसे परिचित थे? काली गंगा वाला रीजन आप देख पा रहे हैं। काली गंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, यहीं से एक और अर्थ बता दूं मैं कि मोहनजोदड़ो, आप बहुत देर से नाम सुन रहे होंगे, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं और जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये सारी चीजें जो मोहनजोदड़ो से जो पता चलता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन ध्यान आ गया। तो मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्यों नाम दिया गया मोहनजोदड़ो को? इसलिए नाम दिया गया कि जितने भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी साक्ष्य ढूंढे जा रहे थे या पता लगाए गए, जो भी उपकरण या औजार उपकरण मिले, उनमें से कंकाल के साक्ष्य या मृतकों की बहुत ज्यादा साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो वाले स्थान से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो स्थान से इतने सारे जो है कंकाल के साक्ष्य मिलने के कारण इसे क्या कहा गया? इसे मृतकों का टीला नाम दिया गया। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मीन्स क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मीन्स जो है वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है। तो काली चूड़ियां जो है वो कालीबंगा का अर्थ होता है। और इसी जो है यहाँ पर काली चूड़ियों के साथ जो है
इसका अर्थ तो काली चूड़ियां होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं श्रृंगार की। तो श्रृंगार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो श्रृंगार के जो साक्ष्य हैं, तो जैसे लिपस्टिक वगैरह जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो लिपस्टिक वगैरह से भी परिचित होते थे। अब लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चन्हू दड़ो आप जानते हैं, तो चन्हू दड़ो वाले रीजन से, चन्हू दड़ो ये कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला रीजन है। यहाँ पर भारत में ये साइड दर्शाई गई, ये ना समझना, ये यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो सिंध प्रांत में है चन्हू दड़ो, वर्तमान में पाकिस्तान वाले रीजन में ही। तो यहाँ पर चन्हू दड़ो से लिपस्टिक वगैरह की साक्ष्य जो है, मनके लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य और कहाँ से मिले हैं? तो मनके और लिपस्टिक के साक्ष्य जो है वो चन्हू दड़ो से मिले हैं। मनके प्लस लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मनके और लिपस्टिक के साक्ष्य जो है वो चन्हू दड़ो से मिले हैं। आप नोट कर सकते हैं अपने पास। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिलने से चन्हू दड़ो से ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग जो है कहा जाए कि ब्यूटी पार्लर और ये जो है इन सब चीजों से, लिपस्टिक या श्रृंगार की जो भी सामान होती हैं, इन चीजों से भी क्या थे? परिचित थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि चन्हू दड़ो से लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिलने से लोग श्रृंगार से परिचित थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वास्तुकला की। वास्तुकला को हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। वास्तुकला, वास्तुकला में आपने क्या डिस्कस किया? वास्तुकला में, वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों में बहुत अंतर होता है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। तो वास्तुकला और मूर्तिकला में बहुत डिफरेंस क्या होता है? वास्तुकला एज अ लाइक, यहाँ पर आर्किटेक्चर होंगे, इंजीनियर होंगे। वास्तुकला में भवन निर्माण होगा, वहां पर कैसे, कहाँ पर क्या चीज निकालनी है। भवन निर्माण से एक चीज और याद आ जाती है कि यहाँ पर जो भी हड़प्पा कालीन जो भी जो है मकान मिले हैं, हड़प्पा कालीन जो भी मकान मिले हैं, वहां पर प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया। प्राइवेसी का ध्यान रखा गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल जो है, हड़प्पा कालीन जो भी मकान मिले हैं, वहां पर जो भी घर मिले होते थे वो मेन स्ट्रीट में अगर आप देखोगे तो कैसे मिलते थे? जैसे इस तरह से यहाँ पर घर का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर कमरे बने होते थे, यहाँ पर कमरे बने होते थे, ठीक है। और ये क्या है? ये मेन स्ट्रीट है, मेन रोड है। ये क्या है? मेन मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। तो हड़प्पा कालीन, यहाँ पर नगरों में आप एक विशेषता और जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो भी नगर है, जो भी घर या मकान बने हैं, वहां पर प्राइवेसी मेंटेन रखने का काम किया गया है। प्राइवेसी कहने का तात्पर्य ये जो बीच वाला इलाका, ये क्या होता था? ये आंगन होता था, और यहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है घर के भीतर, अगर कोई मेन स्ट्रीट से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो व्यक्ति जो है इस दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करता है, इस दरवाजे से जब अंदर झांकने की कोई व्यक्ति कोशिश करेगा तो इस दरवाजे से मान लिया झांका आपने, तो आपको ये दीवार दिखाई पड़ेगी। यानी ये दीवार दिखने का तात्पर्य है आपके यहाँ पर इस घर में, इस आंगन में क्या चल रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो प्राइवेसी मेंटेन करने का काम भी जो है इतने ब्रॉड स्तर का, इतने हाई स्तर का एक तरह से यहाँ पर आर्किटेक्चर या भवन निर्माण कला व्याप्त थी। तो यहाँ पर नगरों की विशेषताओं में एक चीज और जोड़ सकते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने का काम किया गया है। वास्तुकला और मूर्तिकला में क्या डिफरेंस है? तो वास्तुकला एकदम संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं कि वास्तुकला और मूर्तिकला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है वास्तुकला और ये है मूर्तिकला। मूर्तिकला, अब मैं सारे लेसन्स की एक तरह से क्रोनोलॉजी इसी तरह से आपको पूरा होल स्ट्रक्चर एज अ लाइक आपको जो है बता दूंगी, ताकि आपको हर चीज पढ़ने में आसानी हो, चाहे फिर आप हाई स्टैंडर्ड की बुकें पढ़ें या फिर लो स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर बात की जाती है जो है वास्तुकला और मूर्तिकला की। तो मूर्तिकला और वास्तुकला में क्या डिफरेंस होता है? मूर्तिकला और जो है वास्तुकला, वास्तुकला में आर्किटेक्चर होगा, भवन निर्माण होगा, लेकिन जो मूर्तिकला होगी, मूर्तिकला में मूर्तियों को ढालने का काम, लुप्त मोम तकनीक, नटराज की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ये मूर्तिकला है। वास्तुकला क्या है? भवनों का निर्माण कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो है गणित का, विज्ञान का, लेखा जोखा का ध्यान जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन सबका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चर होगा और इंजीनियर होगा यहाँ पर बनाने वाला, लेकिन मूर्तिकला में जो व्यक्ति होगा उसको कलाकृतियों का, इन सब चीजों का जो है ज्ञान होगा। इन दोनों में मेजर डिफरेंस, एक मूर्ति ले ले आप एग्जांपल और एक घर का एग्जांपल ले ले, अंतर कर सकते हैं वास्तुकला क्या है और मूर्तिकला क्या है। वास्तुकला से एक और चीज यहाँ याद आ जाती है कि
सबसे पहले जो है स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला है? तो स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो हड़प्पा कालीन स्थल से ही स्वास्तिक का चिन्ह पहली बार कहाँ से मिला? तो हड़प्पा कालीन स्थल से या हड़प्पा की सिविलाइजेशन से ही मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक और वास्तुकला यहाँ पर आप समझ गए, वास्तुकला मूर्तिकला में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गया ये चीज। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला की बात की जाए तो जो है यहाँ पर मूर्तिकला हो गया, वास्तुकला हो गया, इसके अलावा नर्तकी, नटराज, चित्रकार की मूर्ति, इन सब चीजों के बारे में, पुजारी की मूर्ति, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो एक तरह से नगर सिविलाइजेशन और इसके अलावा हड़प्पा काल में आप क्या लिख सकते हैं? नगर नियोजन का विशेषता, मूर्ति की विशेषता, मोहरों की विशेषता, मृदभांड की विशेषता, वस्त्रों की क्या पहचान थी, श्रृंगार किस लेवल का था, या वास्तुकला किस स्ट्रक्चर की या किस लेवल की थी। ये तो पूरा एक तरह से पूरा होल स्ट्रक्चर, होल सिनेरियो एक तरह से माइंड मेकअप हो गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आखिर थी क्या, कैसे नगर नियोजन था, क्या चीज जो है वैसे में प्रचलित थी। अब बात करते हैं यहाँ स्नानागार और अन्नागार के भी साक्ष्य जो हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अन्नागार की बात की जाए, यानी स्नानागार की बात तो मैंने कर ली कि स्नानागार यानी किसी विशेष ओकेजन पे, किसी विशेष अवसर पे 11/7/2 का जो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, और यानी किनारे किनारे जो कमरे बने हैं और कोने पर जो है कुओं का पानी उसमें डाला जाता था किसी विशेष अवसर पर, इस चीज के साक्ष्य मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट में से जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, या हड़प्पा से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो पहली चीज, हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी यहाँ पर बात की जाए, यानी एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट जो मैंने बोला काफी इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो ये वास्तुकला मैं इधर डाल देती हूँ, वास्तुकला। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड़प्पा ये है स्थल किस नदी की। अच्छा, एक चीज और कि पूरे हड़प्पा या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उत्तर पश्चिम, पूरा जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहने का तात्पर्य हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहाँ से कहाँ इसका डिवीजन है, तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम के प्रमुख स्थल जो है हड़प्पा काल के, उनको याद रखने के लिए एज अ लाइट ट्रिक कहने या कुछ भी कहने, डैम्स नाम से आप याद कर सकते हैं। कैसे? डी फॉर दाइमाबाद, यानी हड़प्पा कालीन जो प्रमुख स्थल हैं जो है मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो दक्षिण का प्रमुख स्थल एक तरह से कह दें, या फिर कह दें दक्षिण का स्थान प्रमुख। तो डी फॉर दाइमाबाद, दाइमाबाद। ए फॉर आलमगीरपुर। एम फॉर मांडा। और एस फॉर कांगेडोर। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम। अब कैसे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर एज लाइक याद रखना है, तो ये जो डैम्स नाम से कैसे याद कर सकते हैं, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो पश्चिम का या पूर्व का जो है प्रमुख स्थल क्या है, सैंडो युगीन सभ्यता का। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज कि आप इसको DAMS डैम्स में बांट दे, डैम DAMS। अब डी फॉर है दाइमाबाद, डी फॉर क्या है, दाइमाबाद। ठीक है, ए फॉर क्या है, आलमगीरपुर। और एम फॉर क्या है, मांदा। और एस फॉर क्या है, सुतकांगेडोर। मार्कर काफी हल्का हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है सुतकांगेडोर क्या है, सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल है, और दाइमाबाद दक्षिणी, आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है, मेरठ जिला, जो है मेरठ जिला यूपी, आलमगीरपुर। मांडा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसके अलावा सुतकांगेडोर जो है, तो सुतकांगेडोर और दाइमाबाद की बात की जाए तो दाइमाबाद जो है वो दक्षिणी स्थल है, दाइमाबाद, और सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल है, आलमगीरपुर। ठीक है, और कौन किस नदी के किनारे स्थित है, ये सैंधो युगीन जो है स्थल जो है,
तो उनमें से जो है सूतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। अगर नदियों में पूछा जाए, अभी सारी चीज डिस्कस हो रही, तो यहाँ पर दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे क्या है? सूतकांगे डोर। मांदा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे क्या है? मांदा जम्मू कश्मीर वाला रीजन। और दाइमाबाद जो रीजन है वो गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और जो आलमगीरपुर मेरठ जिला जो है यूपी, ये हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो ये है सैंधो युगीन सभ्यता की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। इसके अलावा बात की जाती है तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये पूछा जाता है। तो मांदा जम्मू कश्मीर में, आलमगीर मेरठ यूपी में, दाइमाबाद महाराष्ट्र वाले रीजन में। और इसके अलावा जो है जैसे ये वाला जो रीजन है, सूतकांगे डोर वाला जो रीजन है, सूतकांगे डोर वाला, ये गुजरात वाला साइड में रीजन है, तो ये यहाँ पर गुजरात डाल सकते हैं। और ये जो है ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, और इसके अलावा कौन किस नदी के किनारे है, तो ये भी नदियों में जो है मांदा, ये चिनाब नदी के किनारे, ये दास्क नदी के किनारे, और ये गोदावरी नदी के किनारे, और ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। चारों को आप इस स्ट्रक्चर में सेम एज लाइक नोट कर सकते हैं, डैम्स से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर मैं इरेज कर दूं आई थिंक। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप परेशान हो गए हो तो पानी वानी पी के फिर से बैठ जाना, दोबारा जो है आधा आधा करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर यानी इंपॉर्टेंट स्थल और वहां से किस चीज के साक्ष्य मिले। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, पहला स्थल यहाँ पर लिखेंगे हड़प्पा। ये कहाँ पर है? तो स्थल हो गया, किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की है? तो हड़प्पा की खोज जो है, दो नाम में आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो जो हड़प्पा की खोज है, तो हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुई और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा में जो है हड़प्पा की खोज किसने की है? तो हड़प्पा की खोज जो है वो एक तरह से कह दे जो है हड़प्पा नहीं तो इसकी मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थान क्या है? एक मिनट, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो यहाँ पर याद कैसे रखोगे आप? तो मोहनजोदड़ो में यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो है हा यहाँ पर आया है और दयाराम साहनी हा यहाँ पर आया है। इस तरह से कुछ भी लाइक बना सकते हैं आप। तो हड़प्पा 1921 में, और इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है वो 1922 में। और खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी और हड़प्पा की रावी नदी ने, सॉरी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। ठीक है, कहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा से जैसे ही कब्रिस्तान हो गया, अन्नागार हो गया, तो हड़प्पा से मिले हैं कब्रिस्तान और अन्नागार। यहाँ पर लिख सकते हैं कब्रिस्तान और अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कब्रिस्तान और अन्नागार के साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाती है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से बहुत सी चीजें मिली हैं, जैसे नर्तकी की मूर्ति, इसके अलावा विशाल स्नानागार, स्नानागार, और इसके अलावा अन्नागार यहाँ से भी मिला है, अन्नागार यहाँ से भी मिला है। अन्नागार कैसे समझ सकते हैं? एक बहुत बड़ा स्थल जहाँ पर पूरा गोदान वाला आप रीजन समझ सकते हैं, गोदान जिसको कहते हैं, वही उस समय का अन्नागार हुआ करता था। तो अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार वगैरह ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यानी मूर्तियों में पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा की, और इसके अलावा जो है कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, राजस्थान वाला इलाका, और चन्नू दड़ो। तो चन्नू दड़ो से क्या मिला है? चन्नू दड़ो से, तो चन्नू दड़ो से मनके मिली हैं। क्या मिला है? मनके। ये मतलब कहाँ से क्या चीज मिली है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जाता है जो बहुत। तो मनके मिली हैं और लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य जो है
वो कहाँ से मिले हैं? तो मनके और लिपस्टिक के साक्ष्य जो हैं वो चंदू दड़ों से मिले हैं। नेक्स्ट, जैसे कि कौन सा स्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो जैसे कि पूछ दिया जाता है, जैसे रोपड़ हो गया या राखीगढ़ी हो गया, ये कहाँ का रीजन है? तो बनावली हरियाणा का, रोपड़ पंजाब का, तो कौन सा स्थल कहाँ पर जो है मिलता है? तो बनावली जो है, बनावली भी हरियाणा का ही है और यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बनावली हरियाणा, तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं बनावली, नीचे यहाँ पर दर्शा सकते हैं बनावली। तो ये जो बनावली वाला रीजन है ये हरियाणा से, और बनावली से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला हुआ है? तो बनावली से। यानी बनावली से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी का हल। बनावली से मिट्टी का हल। यहाँ से जो मिट्टी का हल मिला है वो बेसिकली जो है, जो हड़प्पा में आप देखोगे कुछ कच्ची मिट्टी के हल जो है मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर कच्ची मिट्टी के हल हैं तो आई थिंक लोग हल से परिचित रहे होंगे। तो कच्ची मिट्टी के हल वगैरह जो है बनावली से मिले हैं। और कच्ची मिट्टी का हल कहने का तात्पर्य खिलौना होगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी का तो कोई हल होगा नहीं जो यूजफुल हो। तो ये खिलौना, कच्ची मिट्टी के हल वाला जो खिलौने वगैरह के साक्ष्य जो है वो बनावली से मिले हैं। और ये डिफाइन करता है कि लोग मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए खिलौना, गाड़ी वगैरह इन सब का इनका यूज भी करते होंगे। जैसे मैंने अभी डैम्स बताया, सूतकांगे डोर, एज फॉर सूतकांगे डोर, तो यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। सूतकांगे डोर से जो है घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं, आप नोट कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर बनावली हो गया और चंदू दड़ो हो गया। इसके बाद जैसे कालीबंगा, तो जैसे कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, कालीबंगा जुते खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और इसके अलावा जो है जैसे लोथल वाला रीजन, तो लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो लोथल अगर बंदरगाह था तो लोथल जो है, लोथल क्या एक तरह से था पूरा बंदरगाह था। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं कि जो घर होते थे वो मेन स्ट्रीट की ओर उनके दरवाजे खुलते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल। याद कैसे रखेंगे? ला और ला, तो लोथल से चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य जो है वो लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसे कि जो है रंगपुर, तो रंगपुर से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो जैसे जो है गेहूं वगैरह के अनाज के साक्ष्य जो हैं वो रंगपुर से भी मिले हैं। तो रंगपुर से गेहूं के साक्ष्य या अनाजों के साक्ष्य जो हैं वो रंगपुर से मिले हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि जैसे जब अनाजों के साक्ष्य मिले कुछ स्थान, जैसे जो है रंगपुर वाला स्थान, कि या फिर कहा जाए सैंथो युगीन के जो लोग थे वो कितने अनाजों से परिचित थे? तो 9 प्रकार के अनाज मिलते हैं बेसिकली। 9 प्रकार के अनाज कौन कौन से? जैसे गेहूं से परिचित थे लोग, तरबूज से परिचित थे, खरबूजा से परिचित थे, राई से, सरसों से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो है वो 9 प्रकार, यहाँ पर आई थिंक विजिबल होगा, तो यहाँ पर ये लोग 9 तरह के भोजन से परिचित थे। कि कौन कौन से 9 तरह के? जैसे राई, गेहूं, तरबूज, खरबूजा। इसके अलावा जैसे राई हो गया, गेहूं हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सरसों हो गया और तिल हो गया, कपास हो गया। तो सरसों, तिल, कपास, सरसों, तिल, कपास, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अलावा 9 तरह की, जैसे गेहूं और जौ, गेहूं हो गया और जौ। इसके अलावा यानी राई, गेहूं, तरबूज, खरबूजा, राई, सरसों, तेल, कपास, और कपास को सिंडॉन भी कहते थे कहीं दूसरे रीजन में। तो इस तरह से कुछ 9 जो रीजन थे, 9 तरह के अनाजों से परिचित जो है साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल थे, ये सुरकोटडा वाला रीजन, यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले, लिख लें आप, घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य, अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पूरी तरह से आपको डिस्कस कराया। इसके अलावा अगर बात की जाए क्या हड़प्पा काल में यानी जो आभूषण मिले हैं, तो आभूषणों में मैंने ये चीज डिस्कस आभूषण नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आभूषण की बात की जाए
तो जो है आभूषण जो मिले हैं हड़प्पा काल में, तो हड़प्पा में जो भी आभूषण मिले हैं वो सोने चांदी जो है शंख या मोती के, मनके जो है वो भी मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। तो ये सारी चीजें जो है ये आभूषण मिले हुए हैं इन सोने चांदी के। तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो हड़प्पा कालीन जो भी साइट्स हैं तो वहां से क्या इस तरह की सारी जो है धातुएं मिलती रही होंगी, यानी सोना चांदी जो है तांबा इन सबसे परिचित रहा होगा मानो। तो यहाँ पर चूंकि ये साक्ष्य मिलता है कि इस तरह की साक्ष्य जो है, अगर ये भारत जो है वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका से काटकर अलग हुआ है, तो सऊदी अरेबिया वाले पार्ट में उस तरह की कुछ धातुएं मिली हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो यात्रा किया करते होंगे। तभी अपने दक्षिण के महाराष्ट्र तक की रीजन में आप सूतकांगे डोर तक की जो है पहचान मिलती है जाने की, या साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा के। तो यहाँ पर बात की जाती है जो आभूषण थे, मनके वगैरह थी, तो मनकों के हार वगैरह जो है वो मिलते थे। इसके अलावा जो भी अमीर लोग थे, जो है राजघरानों के लोग थे, या कुछ कंकाल के जो साक्ष्य मिले हैं, तो कंकाल के साक्ष्यों के साथ जो अमीर लोग होते थे उनके साथ ज्यादा आभूषण मिले हैं, और जो गरीब लोग होते थे, कुछ गरीब जो कंकाल मिले हैं उनके साथ कुछ मिट्टी के उपकरण रख दिए गए या मिट्टी के बर्तन और बहुत कम आभूषण मिले। तो ये अनुमान लगाया जाता है, हालांकि ये नहीं पता चलता है कि हड़प्पा में जो भी स्त्री या पुरुष थे तो उनमें से आभूषण का यूज दोनों करते थे या सिर्फ स्त्रियां करती थी, इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जरूर जो है पता लगता है कि जो हड़प्पा थे उसमें आभूषण से लोग परिचित थे, और कई अच्छे जो आभूषण है सोने चांदी इन सबके आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं। तो हालांकि जो है आयात के साक्ष्य इसलिए मिलते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनमें से आयात निर्यात होता रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो है तांबा वगैरह जो है वो खेजड़ी राजस्थान वाले इलाके से मंगाया जाता था, जो सोना था वो कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो यहाँ पर बात की जाए जो धातुओं में, तो सोना से लोग सोना कहाँ से मंगाते रहे होंगे, तो कर्नाटक वाले रीजन और अफगान से ये लोग सोना मंगाते थे, आयात करते थे। तांबा की बात की जाए, तांबा जो है खेजड़ी राजस्थान यानी भारत में कहाँ पर होता था, तो भारत में ये खेजड़ी वाले इलाके में, खेजड़ी राजस्थान वाले इलाके से मंगाते थे तांबा। और इसके अलावा जो बाहर से कहाँ से मंगाते थे तांबा जो है, तो तांबा बाहर से जो है वो बलूचिस्तान से, तांबा खेजड़ी और बलूचिस्तान से, जिसमें से खेजड़ी अपने यहाँ पर होता था और बलूचिस्तान विदेश का, कर्नाटक अपने यहाँ का और अफगानिस्तान विदेश का। इसके अलावा चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं, चांदी के भी आभूषण जो है वो मिले। तो चांदी कहाँ से आयात करते थे ये लोग, तो चांदी ईरान और अफगान से आयात करते थे। चांदी कहाँ से जो है आयात करते थे, ईरान और अफगान से सोना, तांबा, चांदी। और इसके अलावा टिन, तो टिन जो है वो जो है कहा जाए मध्य एशिया और अफगान से। टिन के साक्ष्य जो है ये टिन कहाँ से आयात करते थे, मध्य एशिया और अफगान से। आप इस चीज को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चारों नाम। तो यहाँ पर टिन के साक्ष्य, चूंकि इन्होंने टिन मंगाया मध्य एशिया और अफगान से, तांबा मंगाया खेजड़ी राजस्थान या बलूचिस्तान से, और इन दोनों को मिला करके, तांबा और टिन को मिला करके इन्होंने बना दिया कांसे की मूर्ति या कांसे की। तो सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति इन लोगों ने एक नया साइंटिफिक रीजन इजाद कर दिया और कांसे की मूर्ति बना दी। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बहुत चरम स्तर की थी, शहरी युगीन सभ्यता थी, लोग आर्किटेक्चर इन सब चीजों से, माप से, पैमाने से जो है इन सारी चीजों से परिचित थे। और आई होप आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना डेप्थ और इतना अच्छा जो है कॉन्सेप्ट एक तरह से जो है अपने माइंड में धारण किया, और अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। और इसी तरह से हम लोग आगे भी जो है क्रोनोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, और हर चीज की यानी जो है इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे, और इसके अलावा आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। और चाहे फिर वो आर्ट एंड कल्चर हो, जो भी पार्ट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, कुछ भी आपको कोई सजेशन देना हो दे सकते हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, और निश्चित फायदा होगा, ये जो है आपको खुद फील होगा। तो माय डियर एस्पिरेंट जो है अगर शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में।